400 ये नंबर है उन गानों का जो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपने करियर में एक साथ गाए थे। इतने ज़्यादा गाने एक साथ गाने के बाद भी फिल्म म्यूजिक की सबसे सक्सेसफुल जोड़ी के आपसी संबंध काफ़ी अच्छे नहीं थे। इन दोनों के बीच भी एक वैसा ही कंपटीशन और राइवलरी भी थी जैसे किसी भी फील्ड या प्रोफेशन में दो सक्सेसफुल लोगों के बीच में होती है। ये राइवलरी इतनी ज़्यादा थी कि एक बार तो लता जी ने मोहम्मद रफ़ी जी की बेइज्जती भी कर दी थी। इस हादसे के बाद दोनों के बीच के संबंध इतने बिगड़ गए थे कि मोहम्मद रफ़ी की डेथ के बाद भी ये विवाद चलता रहा। ऐसी क्या बात हुई थी इन दोनों के बीच और इसका नुकसान किसे झेलना पड़ा, लता जी को या रफ़ी साहब को? इसे जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। परदेसियों से मेरी तमन्नाओं की तकदीर तू गोविंदा आला रे, मैं तुझसे मिलने आई अकेले हैं झिलमिल सितारों का। आपने याद दिलाया तो। पर्दे पर इन गानों को चाहे जिसने गाया हो, लेकिन पर्दे के पीछे तो एक ही जोड़ी राज करती थी। ये महान जोड़ी थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। लता जी ने अपने करियर में सबसे ज़्यादा युगल गीत मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ ही गाए। बहुत याद आए वो जब याद आए, मेरा साया साथ हो छे तेरी मोहब्बत का। दोनों ने एक साथ 400 से ज़्यादा युगल गीत गाए हैं। इस जोड़ी का जलवा रोमांटिक गानों में सबसे ज़्यादा निखर कर सामने आता था। रिकॉर्डिंग के दौरान दोनों ने ऐसे तरीके निकाल लिए थे कि वो गीत की भावनाएं और हीरो हीरोइन के इमोशंस को आसानी से व्यक्त कर देते थे। इनकी जुगलबंदी से संगीतकार मुश्किल से मुश्किल धुनों को भी आसानी से रिकॉर्ड कर लेते थे। फिर चाहे वो नौशाद साहब हो, सचिंदा बर्मन हो या कल्याण जी आनंद जी, इन दोनों ने सभी संगीतकारों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। इनके लिए एक स्वर से दूसरे स्वर में परिवर्तन करना इतना सहज होता था कि जैसे ये दोनों महान सिंगर एक दूसरे के मन को पढ़कर गा रहे हों। इनके लिए एक गाने में 12 से 15 रीटेक देना आम बात थी। रफ़ी साहब बहुत शांत और संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इसलिए वो किसी गुटबाजी में नहीं पड़ते थे। रफ़ी साहब संगीतकारों में नौशाद जी के सबसे करीब थे, क्योंकि उन्हीं ने रफ़ी साहब को सबसे पहला मौका दिया था। उसी तरह लता जी संगीतकार अनिल विश्वास, सलील चौधरी के कैंप में मानी जाती थी। अनिल विश्वास तो एक तरह से रफ़ी साहब से चिढ़ते थे और कहते थे कि वो मेरे गानों के लायक नहीं हैं। तस्वीर तेरी दिल में 1961 में एक फिल्म आई थी माया। देवानंद और माला सिन्हा के लीड रोल वाली इस फिल्म में सलील चौधरी ने संगीत दिया था। उनका झुकाव लता जी की तरफ ज़्यादा रहता था। जिस दिन गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, उस दिन मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के बीच चल रहा कोल्ड वॉर खुलकर सामने आ गया। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिल से उतारी है। ये धुन एक बांग्ला गीत से मिलती जुलती थी, जिसे लता जी एक साल पहले गा चुकी थी। हालांकि वो बांग्ला गाना रिलीज नहीं हुआ था। गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान लता जी बार बार अटक रही थी। आखिर में उन्होंने इसकी धुन में कुछ बदलाव करने की मांग रखी, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर सलील चौधरी इसके लिए राजी नहीं हुए। लता जी को यह धुन मुश्किल लग रही थी। इसके कारण गाने में बार बार रीटेक हो रहे थे। फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। लता जी के सुर बदलने के कारण रफ़ी साहब भी काफ़ी परेशान हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस गाने को लता जी के हिसाब से गाएं या सलीला के हिसाब से। फिर भी अपने नर्म अंदाज में गाने को गाया। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी। लता जी धुन में अपने मुताबिक कई बदलाव करने के बावजूद रिदम में नहीं आ रही थी। बार बार रीटेक करते हुए किसी तरह ये गाना रिकॉर्ड हो गया, लेकिन रफ़ी साहब को लग रहा था कि ये गाना उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक और रीटेक लेने की बात कही, क्योंकि वो तब तक गाने में टेक लेते रहते थे जब तक कि वो खुद गाने से संतुष्ट न हो जाएं। उधर लता जी गाते गाते परेशान हो गई थी।
और वो किसी और टेक के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने रफ़ी साहब की बात काटते हुए कहा कि अब फाइनल टेक हो गया है, किसी और रीटेक की ज़रूरत नहीं। रफ़ी साहब ने जब एक और रीटेक करने पर जोर दिया तो संगीतकार सलील चौधरी भी लता जी का पक्ष लेने लगे और रफ़ी साहब पर झल्लाने लगे। ये बात रफ़ी साहब को काफ़ी बुरी लगी और उन्हें लगा कि सलील चौधरी और लता जी मिलकर गुटबाजी कर रहे हैं और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतार। दरअसल रफ़ी साहब ने तो ये गीत बिना किसी दिक्कत के गा दिया था, जबकि लता जी पुरानी बांग्ला धुन और इस नई धुन में तालमेल नहीं बैठा पा रही थी। उनके दिमाग में बार बार वो पुरानी धुन गूंज रही थी, जिससे वो रिकॉर्डिंग में गलतियां कर रही थी। इसलिए रफ़ी साहब चाहते थे कि लता जी इस गाने को एक बार फिर से रिकॉर्ड कर दें, जिसे लता जी मानने को तैयार नहीं थी। वो इसे अपने ईगो पर ले रही थी। दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस हो गई। कायदे से ऐसे मामले में संगीतकार को निष्पक्ष होकर अपनी राय रखनी चाहिए, लेकिन सलील चौधरी ने भी लता जी का ईगो शांत करने के लिए रफ़ी साहब की बात पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिससे इन सब के बीच आपस में तनाव और खटास और बढ़ गए। नैन के नीचे नीचे रहूं तेरे पीछे पीछे चलो किसी मंजिल में। रफ़ी साहब और लता जी के बीच की ये बहस की बात फिल्म इंडस्ट्री में तेजी से फैल गई, लेकिन सलीलदा के कैंप की तरफ से ये बताया गया कि इस मामले में रफ़ी साहब की गलती थी, क्योंकि वो ठीक से नहीं गा पा रहे थे। जब ये खबरें रफ़ी साहब तक पहुंची तो वो और चिढ़ गए। उन्हें लगा कि उन्हें बदनाम करने की साजिश हो रही है। इस तरह हालात कुछ ऐसे बने कि बात बढ़ती गई और एक गाने को लेकर हुए मतभेद दोनों के बीच मनभेद तक पहुंच गए। यूं ही शम्मा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल में। इसके बीच गानों की रॉयल्टी का मामला सामने आया। लता जी चाहती थी कि एक बार गाना रिकॉर्ड होने के बाद निर्माता उससे बार बार कमाई करता है। फिल्म जितनी बड़ी हिट होती है वो उतना ही ज़्यादा कमाता है और संगीत कंपनियों से भी कमाई होती है। इसलिए इस कमाई में गायकों को भी हिस्सा या रॉयल्टी मिलनी चाहिए। जबकि रफ़ी साहब की दलील थी कि फिल्म हम नहीं, निर्माता निर्देशक बनाते हैं और वो हमें हमारी फीस पहले ही दे देते हैं, जबकि फिल्म चलने की कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए फिल्मों की कमाई पर हमारा कोई हक नहीं बनता। इसे लेकर जब गायकों की मीटिंग हो रही थी तो एक बार फिर लता जी और रफ़ी साहब आपस में भिड़ गए और दोनों ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि वो एक दूसरे के साथ गाना नहीं गाएंगे। ये लड़ाई 1963 से 1967 यानी करीब 4 साल तक चली। बाद में शंकर जयकिशन ने दोनों के बीच समझौता कराया। फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। रफ़ी साहब की डेथ के बाद लता जी ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि रफ़ी साहब ने इस झगड़े के बाद उनसे लिखित में माफ़ी मांगी थी, जिससे रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी भड़क गए। उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब को लिखना नहीं आता था, वो केवल अपने दस्तखत ही कर सकते थे, तो उन्होंने लिखित में माफ़ी कहाँ से मांगी? अगर लता जी के पास इसके सबूत हों तो वो दिखाएं, वरना वो मानहानि का मुकदमा करेंगे। खैर, ये विवाद आगे नहीं बढ़ा। इस पेशकश में इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।